न्यूज 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा रहेगी जारी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के आरोपों का देंगे जवाब। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी। दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी से होगी मुलाकात। महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन नए चुनाव करवाने के लिए तैयार। अमेरिका को एक दिन के भीतर भेजेंगे नया शांति प्रस्ताव। जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक के मुकाबले के लिए भारत की पुरुष टीम आज उतरेगी अर्जेंटीना के सामने। भारत की नजर 9 साल बाद प्रतियोगिता में पदक जीतने पर। और अब समाचार विस्तार से। भारत समेत दुनिया भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में 1948 में स्वीकार की गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को रेखांकित किया जाएगा। इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस का विषय है हर रोज अनिवार्य जन सेवाएं और सबके लिए गरिमा। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौम समान और गरिमापूर्ण पहुंच विषय पर प्रमुख भाषण देंगे। सम्मेलन में राज्यों के मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सरकारी अधिकारी, नागरिक संगठनों और शैक्षिक जगत के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी शामिल होंगे। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन सिर्फ सरकारी लोगों के कहने पर ही नहीं बल्कि गैर सरकारी लोगों के कहने पर भी होता है। एक वकील और एक जज के तौर पर मैंने इसे लगभग 40 सालों तक बहुत करीब से देखा है। Human rights violations take place not merely at the instance of the state actors but also at the instance of non-state actors. This, as a lawyer and as a judge, I have watched very closely for about 40 years when my journey started in the legal field. So what it signifies to me is that people should learn to respect other people's rights. That is why the Universal Declaration of Human Rights itself says the purpose of this document is to encourage people to respect each other's rights. If we don't respect each other's rights, you cannot enforce your own rights. और लोकसभा में कल चुनाव सुधारों पर शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। चर्चा का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इससे पहले कल हुई चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार हुए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कब्जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से यूपीए सरकार के समय चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए लोगों का जिक्र किया गया। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को डर क्यों लग रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, इसीलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे भी पहले कई बार हो चुका है। राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम पर चर्चा जारी रहेगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उच्च सदन में कल ही ये चर्चा खत्म होनी थी, लेकिन सभी वक्ताओं द्वारा अपने विचार न रख पाने के कारण ये आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा में आज चर्चा का समापन जेपी नड्डा करेंगे। वहीं कांग्रेस से जयराम रमेश भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा समाप्त हो गई तब चुनाव सुधार पर भी चर्चा शुरू हो सकती है।
इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान इटली के विदेश मंत्री आज शाम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि इस साल एंटोनियो तजानी की ये भारत की दूसरी यात्रा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई में आयोजित उनके कार्यक्रम भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ब्राजील यात्रा के दौरान ब्राजील के नौसेना कमांडर एडमिरल मार्कोस साम्पायो ओल्सेन से मुलाकात की। इस दौरान भारत ब्राजील नौसेना सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई, जिसमें संचालन, प्रशिक्षण, आदान प्रदान, हाइड्रोग्राफिक सहयोग, सूचना साझा करना और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल थे। इसके अलावा भारत और ब्राजील की नौसेनाओं के बीच स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। नौसेना प्रमुख ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से भी मुलाकात की। और दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बन चुके भारत में अब माइक्रोसॉफ्ट बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भारी भरकम निवेश का ऐलान किया। वहीं इंटेल के सीईओ ने भी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूत करने की घोषणा की। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने की दिशा में अग्रसर सरकार के प्रयासों को और ताकत मिलने जा रही है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां भारत में बड़ा निवेश करने जा रही हैं। दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश का ऐलान किया है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी एआई के साथ ही डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सत्य नडेला ने कहा कि एआई के क्षेत्र में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि भारत के सपने को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 1.57 लाख करोड़ रुपए लगा रही है। ये एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे भारत में एआई के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लाखों लोगों को नई स्किल्स सिखाई जाएंगी और अपना डेटा अपने पास सुरक्षित रखने की ताकत भी मिलेगी। बस यही चाहिए था भारत के एआई वाले भविष्य के लिए। इंटेल के सीईओ लिप बूतान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को पूरा समर्थन देने का वादा किया। वहीं कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कॉग्निजेंट भारत में 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात में कॉग्निजेंट ने भारत के छोटे शहरों में विस्तार की बात की। साथ ही कंपनी भारत में $1 अरब से ज्यादा का निवेश भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को अपने शीतकालीन उड़ान परिचालन में 10% कमी करने का निर्देश दिया है। इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान और समस्या हल कर पाने में उसकी विफलता को इस कटौती का कारण बताया गया। महानिदेशालय ने एक नोटिस में कहा, इंडिगो को इस वर्ष नवंबर में 64,346 उड़ानों की अनुमति मिली थी, लेकिन उसने सिर्फ 59,438 उड़ानों का संचालन किया और 951 उड़ानें रद्द कीं। 6% वृद्धि के साथ 403 विमानों की अनुमति के बावजूद इंडिगो ने नवंबर में केवल 344 विमानों का परिचालन किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो से आज शाम 5 बजे तक संशोधित उड़ान कार्यक्रम देने को कहा है। उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग ने इंडिगो की उड़ान रद्द होने से फंसे यात्रियों के लिए 12 दिसंबर से 3 दिन के लिए नई दिल्ली और उधमपुर के बीच विशेष वंदे भारत रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। ये घोषणा हवाई अड्डों पर मची अफरा तफरी और फंसे हुए यात्रियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए की गई है। नई दिल्ली से उधमपुर जाने वाली ये विशेष रेलगाड़ी सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे उधमपुर पहुंचेगी। ये अंबाला, कैंट, लुधियाना, पठानकोट कैंट और जम्मू तवी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी।
वापसी में ये दोपहर 3 बजे उधमपुर से चलेगी और रात्रि 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस विशेष वंदे भारत रेलगाड़ी में 20 डिब्बे होंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप से गाड़ी की प्रामाणिक जानकारी देखें। गोवा पुलिस ने वर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। इस नाइट क्लब में शनिवार को भीषण आग हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता और एक अन्य मालिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था। गोवा पुलिस ने बताया कि अजय गुप्ता इस मामले में हिरासत में लिया गया छठा आरोपी है। नाइट क्लब के 2 और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फरार हैं और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने अजय गुप्ता से पहले इस मामले में नाइट क्लब के मुख्य महाप्रबंधक और बार प्रबंधक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा के वागटर इलाके में जिला प्रशासन ने रोमियो लेन नाम के रेस्तरां का एक हिस्सा तोड़ दिया। ये रेस्तरां गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का है, जो बर्च बॉय रोमियो लेन के भी मालिक हैं। प्रशासन ने ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के आरोपों के तहत की। इससे पहले गोवा सरकार ने अरपोरा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड पर कार्यवाही करते हुए नाइट क्लब और वागाटोर में मालिकों की मुख्य प्रॉपर्टी को तुरंत गिराने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर अनक्लेम्ड संपत्ति से संबंधित कुछ रोचक तथ्य साझा किए हैं। पीएम ने लिंक्डइन पर लिखा, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपने भाषण के दौरान मैंने कुछ चौंकाने वाली बातें शेयर की थी। भारतीय बैंकों के पास हमारे ही नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड पैसा जमा है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए और 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना दावे के पड़े हुए हैं। इन बातों ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है। आखिरकार ये एसेट्स अनगिनत परिवारों की मेहनत की कमाई और निवेश को दिखाते हैं। इसे ठीक करने के लिए अक्टूबर 2025 में आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट पहल शुरू की गई। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक वे चीज वापस पा सके जो उसका हक है। फंड को ट्रेस करने और क्लेम करने की कार्रवाई को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए खास पोर्टल भी बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI UDGAM पोर्टल अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट और बैलेंस के लिए udgam.rbi.org.in और इस पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रोसीड्स के लिए बीमा भरोसा पोर्टल बीमाभरोसा.irdai.gov.in सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए मित्रा पोर्टल app.mfcentral.com कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड शेयर के लिए IEPFA पोर्टल www.iepf.gov.in। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2025 तक ग्रामीण और शहरी भारत के 477 जिलों में सुविधा कैंप लगाए जा चुके हैं। दूर दराज के इलाकों को कवर करने पर जोर दिया गया। सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर सरकार, रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिलकर की गई कोशिशों से लगभग 2,000 करोड़ रुपए पहले ही असली मालिकों को वापस कर दिए गए हैं। लेकिन हम आने वाले दिनों में इस अभियान को और बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूं कि चेक करें कि क्या आपके या आपके परिवार के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रोसीड्स और डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट हैं। ऊपर बताए गए पोर्टल पर जाएं, अपने जिले में फैसिलिटेशन कैंप का इस्तेमाल करें। जो आपका है उसे पाने के लिए अभी काम करें और एक भूले हुए फाइनेंशियल एसेट को एक नए मौके में बदलें। आपका पैसा आपका है। आइए हम सुनिश्चित करें कि ये आप तक वापस आए। आइए हम सब मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और इंक्लूसिव भारत बनाएं।
और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। और काशी तमिल संगमम का चौथा जत्था आज प्रयागराज पहुंचेगा, जहां वीआईपी घाट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रयागराज जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में दल के सदस्य संगम स्नान, बोटिंग, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन, श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर और साथ में स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा। वहीं काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत इस बार आयोजित की जा रही विशेष कार रैली आज वाराणसी पहुंचेगी। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने 2:30 में सोचा था ये। संजीव, हाँ? ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन, सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन, अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। घायलों में से 7 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य के बाद गंभीर घायलों में से 15 लोगों को तुरंत सीकर अस्पताल में रेफर किया गया। यह हादसा तब हुआ जब फतेहपुर बीकानेर हाईवे पर एक स्लीपर बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। राजस्थान के जयपुर में आज प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के अनिवासी राजस्थानी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 8,700 से अधिक प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा कई निवेश संवर्धन नीतियों और प्रवासी राजस्थानी नीति की घोषणा की जाएगी। एक दिन के इस आयोजन में उद्योग, ऊर्जा, जल खनन, शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सत्रों का आयोजन होगा। राजस्थान में औद्योगिक और निवेश संभावनाएं तथा उभरते अवसरों पर भी विचार विमर्श होगा। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया और घाटी में ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अगले 3 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आज से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और असम तथा मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अलग अलग जगहों पर शीतलहर चल सकती है। राजस्थान में दिन में तापमान कई स्थानों पर सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने 10 बड़ी कंपनियों को आदेश दिया था कि वे बच्चों की पहुंच आधी रात से बंद करें, नहीं तो उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे परिवारों के लिए गर्व का दिन बताया और कहा कि यह कानून दिखाता है कि सरकारें ऑनलाइन होने वाले नुकसान को रोक सकती हैं। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया छोड़ने के इस बदलाव के समय अगर उन्हें कोई सवाल हो या मदद चाहिए तो वे अपने माता पिता, शिक्षकों या फिर हेड स्पेस या किड्स हेल्पलाइन से बात करें।
प्रतिबंध लागू होने से पहले कई बच्चों ने अपने ऑनलाइन दोस्तों को अलविदा संदेश भी भेजे। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी है। इस कानून की बड़ी टेक कंपनियां और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन कई माता पिता और बच्चों के हित में काम करने वाले लोग इसे सही कदम मान रहे हैं। It's the Prime Minister here, and I wanted to speak to you directly about something very important. From December 10, if you're under 16, you're no longer allowed to have a social media account. You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds, and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you. If you have questions, by all means, reach out. Talk to your parents, your teachers, and your friends. And if you feel like you need more support, Headspace and Kids Helpline is there to assist. और अमेरिका की केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी में कल गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रैंकफर्ट के सहायक पुलिस प्रमुख स्कॉट ट्रेसी ने मंगलवार शाम एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दोपहर करीब 3 बजे हुई गोलीबारी का संदिग्ध केंटकी स्टेट का छात्र नहीं है। ट्रेसी ने बताया कि पुलिस ने गोलीबारी पर तुरंत कार्रवाई की। केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार विटनी एम यंग जूनियर हॉल में गोलीबारी के दौरान घायल हुए छात्र की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। यूनिवर्सिटी ने हताहतों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि टैरिफ लगाने के उनके अधिकार को सीमित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। His family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Human Rights Day is not simply a commemoration of a historic declaration. It is an invitation to reflect deeply on the lived experience of human dignity. This year's theme, Human Rights, Our Everyday Essentials, places the spotlight where it matters most, on public services, on institutions, and on the systems through which citizens interface with the state. The Universal Declaration of Human Rights in 1948 gave the world a shared vocabulary of dignity. India contributed significantly to this process. Our delegation, led by Dr. Hansa Mehta, ensured that the declaration stated that all human beings are born free and equal. This was the decisive step for gender equality and helped guide global thinking on human rights. The notion that rights must be realized through access to food, water, shelter, education, and justice remains at the core of human rights movement. Human rights thinking has, of course, evolved. What began with civil and political rights expanded to include social, economic, and cultural rights. It is now taking shape in the new areas influenced by technology, digital systems, environmental concerns, and changing forms of vulnerability. What I was trying to say is that the movement started with civil and political rights. It expanded to many other areas, though of course 1948 declaration talked about it, but with the recent times, new technology, digital systems, I think we need to address new forms of vulnerability. Today, dignity is shaped not only by freedoms we have long recognized, but also by access to privacy,
mobility, clean environment, and digital inclusion. The world continues to refine what it means for every person to live a life of dignity. India's civilizational ethos has long placed dignity and duty at the center of public life. Concepts such as dharma, nyaya, karuna, and seva emphasize righteous conduct and the commitment to welfare of others. Ahimsa guided restraint, Vasudhaiva Kutumbakam encouraged a sense of belonging to a larger human family. These principles influenced a great deal in framing our Constitution, from universal adult franchise and enforceable fundamental rights to directive principles that prioritize education, health, livelihood, and social welfare. Because our directive principle probably reflects a very, very fundamental aspect of human rights and human dignity. In this context, I would like to say a few words about what has been our approach to human rights, our approach to human development in the recent years. In the decade prior to 2014, India focused on right-based approach to development. Legislation such as Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, and the National Food Security Act 2013 sought to transform basic developmental need into legal rights: the right to education, right to work, and right to food. However, as we look back, several academic assessments also underlined an anomaly or deficiency in this right-based approach. Enacting a right is one thing, implementing it another. When promised legal rights are not delivered in practice, it can adversely affect the credibility of the state and deepen citizens' frustration. After 2014, the government placed primary emphasis on what is known as a saturation approach and effective. मानवाधिकार दिवस पर प्रधानमंत्री के प्रधान प्रमुख भाषण दे रहे थे डॉक्टर पीके मिश्रा, जो बता रहे थे कि मानव अधिकार दिवस जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और ख़ासकर उन्होंने बताया कि जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिलहाल ऐसा करते हैं, इस बुलेटिन में यहीं पर हम आपको अनुमति लेते हैं। नमस्कार।